हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। ठीक है, तो आपको छत्तीसगढ़ का जीके तो मिल ही गया होगा। ठीक है, तो उसे सॉल्व करते रहिए। मेरी शॉर्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व करिए। मैथ्स के आते हैं, जीएस के आते हैं, उसे सॉल्व करिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर भेजिए। आज हम पढ़ेंगे जो प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक प्रदेश देख रहे थे उसमें से हमने 3 कंप्लीट कर चुके। आज हम चौथा पढ़ेंगे, दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य पढ़ेंगे जिसे इंद्रावती बेसिन भी कहते हैं। और इसका कुल क्षेत्रफल है कितना है, 39,060 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे ढाल जो है वो दक्षिण की ओर है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अगर हम मिट्टियों वाले की बात करें तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है और लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। देख सकते हैं ये वही वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये दंडकारण्य का पठार वाला क्षेत्र है। आज हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार। इसी को, यही वाला सेक्शन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। चलते हैं अब इसे हम देखते हैं दंडकारण्य का पठार। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दंडकारण्य का पठार। तो ये आप देख सकते हैं दंडकारण्य का पठार का मैंने मैप ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं कोटरी बेसिन, और कोटरी बेसिन के नीचे वाले को बोलते हैं अबूझमार की पहाड़ी। फिर सबसे नीचे वाले को बोलते हैं बस्तर का मैदान, और जो ये बगल में लगा हुआ है बस्तर का पठार बोलते हैं इसे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इनकी जो भी पर्वत पठार दिए हुए हैं इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अतिरिक्त भी हम कई पर्वत पठार इसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, मतलब इसी के अंदर ही हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके क्षेत्रफल की तो ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। ढाल भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो उसको भी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे चट्टान भी मैंने बता दिया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ तो प्रतिशत में, मतलब छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत भाग पर है जो इसका क्षेत्रफल है, वो कुल कितना प्रतिशत आता है, अगर मैं ये देखूँ CG के। ठीक है, तो ये आता है मेरा 28.91%। याद रहेगा। यदि हम इसका विस्तार देखें, ठीक है, विस्तार देखें तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला थोड़ा सा मोहला मानपुर तहसील आती है। ठीक है, तो ये आता है आपका मोहला मानपुर, ठीक है, अंबागढ़ चौकी, ये वाला जिला आ जाता है। और ये आपका यहाँ पे कांकेर भी आ जाता है, फिर नारायणपुर आ जाता है, फिर यहाँ पे आपका बीजापुर आ जाता है, फिर सुकमा आ जाता है, यहाँ पे कोंडागांव आ जाता है, यहाँ पे बस्तर आ जाता है। तो हम लिख लेते हैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे नारायणपुर, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है बीजापुर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है सुकमा, फिर आपका कांकेर, ठीक है। फिर आपका कोंडागांव, फिर उसके बाद में आ जाता है आपका बस्तर। यदि आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करें। यहाँ पे यदि मैं खनिज की बात करूँ, खनिज, तो आपको पता है यहाँ पे मुख्य रूप से लौह अयस्क पाए जाते हैं, लौह अयस्क। इसके अतिरिक्त यहाँ पे टीन पाया जाता है। यदि मैं टीन के संदर्भ में एक IMP बात कहूँ, ठीक है, स्टार मार्क या प्रमुख बातें कहूँ, तो जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो टीन का, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 100% उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मिट्टी, अभी मैंने बताया, यहाँ पे मैं मिट्टी के संदर्भ में मैंने बताया कि यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल बलुई और लाल दोमट मिट्टी मिलती है। कौन सी मिलती है, लाल बलुई मिट्टी मिलती है, और सॉरी ये कॉमा लग गया है, और लाल दोमट, ठीक है, लाल दोमट, ये 2 मिट्टियाँ यहाँ पे मिलती हैं। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे ऊंची चोटी की बात करूँ, ऊंची चोटी, तो यहाँ पे जो ऊंची चोटी है, ठीक है, वो कौन सा है, मेरा नंदीराज है, नंदीराज।
इस बार मेरा जो जीके क्वेश्चन था, जीके क्विज था, वो चोटियों से रिलेटेड था। तो अभी सबने पढ़ चुका है, तो आप सभी को पता होगा, मैंने सबसे ऊंची चोटी बता चुकी थी, इसीलिए मैंने इसको डाला है। ठीक है, उसके बाद में ये कितनी है, इसकी ऊंचाई अगर बोलेंगे तो 1210 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ पे है बोलेंगे, ये कहाँ पे है बोलेगा तो ये है बैलाडीला, बैलाडीला पर्वत, इसी पर्वत पर है ये। और ये पर्वत कहाँ पे, दंडकारण्य में है। ठीक है, सॉरी, ये जो है पर्वत वो दंतेवाड़ा में है। ठीक है, दंडकारण्य तो है ही, और दंडकारण्य के दंतेवाड़ा जो जिला यहाँ पे पड़ेगा, दंतेवाड़ा जिला यहाँ पे लिखा नहीं है, दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा विस्तार में। ठीक है, तो ये वहाँ पे पड़ेगा। क्लियर हुआ। और ये जो है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये जो है छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और दक्षिण छत्तीसगढ़ की बोलेंगे तो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। 2 बातें मैंने कहा इसके बारे में, कौन कौन से कहा। पहला पॉइंट मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। ठीक है, थोड़ा सा ये पेन अच्छी नहीं चल रही है तो मैं दूसरी ले लेती हूँ। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा इसके बारे में, दक्षिण छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को शॉर्ट में मैं सीजी लिख रही हूँ कि सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, याद रहेगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, दूसरा पेन बदल लेते हैं। ठीक है, अगला हम यहाँ पे बात करें वन के बारे में, तो यहाँ पे साल वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, साल वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे साल वन काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा जो दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, दंडकारण्य, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो दंडकारण्य है, दंडकारण्य, ये 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, एक तो यहाँ पे साल का जो वन है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, साल वनों का द्वीप कहते हैं, साल वनों का द्वीप। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो खनिज है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे हमारे खनिज के बारे में भी देखेंगे, तो यहाँ पे खनिज भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे खनिजों की भी भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिजों की भूमि, याद रहेगा। ठीक है, तो ये जो दंडकारण्य है वो इन 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यदि हम क्रम की बात करें, ठीक है, इस प्रदेश के क्रम की बात करें, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, तो सबसे उत्तर में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, कोटरी बेसिन। फिर क्या दिख रहा है, अबूझमाड़। ठीक है, उसके बाद में कौन सा दिख रहा है, बस्तर का पठार। फिर कौन सा दिख रहा है, बस्तर का मैदान। बहुत इजी था, तो हम चल रहे हैं यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे क्रम क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, कोटरी, कोटरी बेसिन। फिर क्या दिख रहा है आपको, अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन सा आ जाएगा मेरा, बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, पठार। ठीक है, पठार। और फिर आ जाएगा मेरा बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान। ठीक है,
तो ये मेरा क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले मेरा कोटरी, फिर अबूझमाड़ की पहाड़ी, फिर देख सकते हैं बस्तर का पठार, फिर देख सकते हैं बस्तर का मैदान। ठीक है, तो कितने प्रतिशत भाग पर फैला है छत्तीसगढ़ के बोलेंगे तो 28.91% पर। विस्तार बोलेंगे तो मूला मानपुर एक एक्स्ट्रा याद रखना, बाकी तो आपको पता है पूरे बस्तर संभाग में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर बोले तो खनिज बोलेंगे तो यहाँ लोह अयस्क का टीन, और छत्तीसगढ़ टीन के उत्पादन में 100% उत्पादन करता है। ठीक है, मिट्टी बोलेंगे तो मैंने बता दिया था, लाल बलुई और लाल दोमट। ऊंची चोटी बोलेंगे तो नंदीराज है। कहाँ है, किस पर्वत पे है बोलेगा तो बैलाडीला पर्वत पर है। इसकी ऊंचाई बोलेगा तो 1210 मीटर है, और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना। वन बोलेंगे तो साल वन है, और दंडकारण्य जो है 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। पहला, इसको सालवनों का द्वीप कहते हैं, और ये इसे खनिजों की भूमि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खनिज स्पेशली अगर बोले तो लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। क्रम बोलेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर तो कोटरी बेसिन है, अबूझमाड़ की पहाड़ी है, बस्तर का पठार है और बस्तर का मैदान है। चलते हैं अब हम आगे। अब हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, कोटरी बेसिन। ठीक है, हम इसके अतिरिक्त और भी कई पॉइंट पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि यही हमको पढ़ना है, जैसे जैसे आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं कोटरी बेसिन। ठीक है, कोटरी बेसिन। चलते हैं इसे पढ़ लेते हैं। कोटरी बेसिन के बारे में हम देख लेते हैं। यदि मैं बोलूँ इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण जो है, जो इंद्रावती एक नदी बहती है, बस्तर से एक इंद्रावती नदी बहती है, उसकी एक सहायक नदी आ रही है कोटरी नदी। ठीक है, हम नदी वाले चैप्टर में देखेंगे। जैसे कि ये आपका अभी आपने देखा बस्तर संभाग देखा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका बस्तर संभाग हो गया। यहाँ से इंद्रावती नदी आ रही है और यहाँ से एक कोटरी नदी आ रही है, तो ये कोटरी नदी द्वारा जो निर्मित बेसिन है उसी को बोलते हैं कोटरी बेसिन। तो इसका निर्माण कौन कर रहा है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी कोटरी नदी के द्वारा इस बेसिन का निर्माण हो रहा है। विस्तार अगर बोलेंगे कहाँ पे है, तो ये मुख्य रूप से मोहला मानपुर जो तहसील है वो वाला आएगा, और यहाँ पे भानु प्रतापपुर और पखांजूर जो कि कांकेर में पड़ता है। ठीक है, कांकेर के शहर है, वहाँ पे इसका विस्तार है। तो मोहला मानपुर तहसील हो गया, भानु प्रतापपुर और पखांजूर में इसका विस्तार है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। चलते हैं हम आगे। तो इसका हम निर्माण की बात करें, निर्माण, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी कोटरी नदी, सहायक नदी कौन सी है, कोटरी नदी, कोटरी नदी के द्वारा ठीक है। और इसका जो विस्तार बोलेंगे, विस्तार तो मैंने कहाँ कहाँ बताया, मुख्यतः अगर बोलेंगे तो कहाँ कहाँ पे है, मोहला मानपुर तहसील। ठीक है, और आपका आ जाएगा भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर कांकेर में पड़ता है। ठीक है, भानु प्रतापपुर, और हो जाएगा आपका, ये कांकेर में है ना, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ कांकेर, और उसके बाद में पखांजूर, ये भी कहाँ पे है, कांकेर में। ठीक है, अगला हम देखते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी। दूसरा हम देख लेते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी, तो अबूझमाड़ की पहाड़ी इसके बारे में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने अभी देखा था कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन के नीचे आपकी कौन सी आ रही थी, अबूझमाड़ की पहाड़ी आ रही थी। ठीक है, कोटरी बेसिन देखा था, उसके जस्ट नीचे अबूझमाड़ की पहाड़ी देखा था। ये मुख्य रूप से कहाँ पे आई जाती है, तो नारायणपुर में इसका विस्तार है। मुख्य रूप से कहाँ पे है, नारायणपुर में इसका विस्तार है। ठीक है, अब ये मैंने अबूझमाड़ की पहाड़ी को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ऊपर में देखो कोटरी बेसिन है, नीचे मैंने अभी बताया इंद्रावती नदी बह रही है, और इसमें क्या है, यहाँ पे एक इसकी सहायक नदी आ रही है, बोर्डिंग नदी इससे आकर के मिलती है। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पे आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगा, राव घाट की पहाड़ी। ये पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये कांकेर में है। आज वर्तमान में यहीं से क्या हो रहा है, दुर्ग में लोह अयस्क की पूर्ति की जा रही, कहाँ पे, भिलाई स्टील प्लांट को। ठीक है,
पहले कहाँ से किया जाता था? तो आपका दंतेवाड़ा पैलाडीला से किया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ बातें देख लेते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में। ठीक है, मैंने अभी बताया इसका विस्तार मुख्य रूप से नारायणपुर में है। अबूझमाड़ में जो अबूझ होता है, अबूझमाड़ में ये जो अबूझ है इसका मतलब क्या होता है? अबूझमाड़ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अज्ञात या अनजान। ठीक है, क्या मतलब होता है? अज्ञात या बोल सकते हो अनजान, अनजान। ठीक है, और जो मेरा माड़ है, माड़ है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। तो अगर हम इसका पूरा अर्थ बोलेंगे तो क्या निकल जाएगा? अनजान पर्वत। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ बोलेंगे तो ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जो अज्ञात है, ऐसे भी बोल सकते हैं, अनजान पर्वत या ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जो अज्ञात है, ये इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आया। ठीक है, ये जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है ये ग्रेनाइट या नीस या फिर नाइस सैलो से बना है। ठीक है, नीस या नाइस एक ही वर्ड है। ठीक है, ग्रेनाइट और नाइस या नीस सैलो से ये बना हुआ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यही कारण है इसे छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहा जाता है। मतलब इसका उपनाम पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहा जाता है इसे। यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? सागौन पाया जाता है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सागौन कहाँ पाए जाते हैं बोलेगा तो यही है, मतलब छत्तीसगढ़ की सर्वोच्चम किस्म की सागौन यहाँ पे पाया जाता है। इसे सागौन वनों का द्वीप कहते हैं, मतलब इतने से नारायणपुर वाले क्षेत्र को सागौन वनों का द्वीप कहते हैं। मैं पूरे दंडकारण्य को नहीं बोल रही, मैं केवल सागौन को। अगर साल वनों का द्वीप बोलेंगे तो कौन सा आ गया आपका? दंडकारण्य। और अगर सागौन वनों का द्वीप बोलेंगे तो कौन सा आ गया? अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगर मैं बोलूँ तो मैंने बता दिया, इसके अगर उत्तर में जाएंगे तो कोटरी बेसिन है, दक्षिण में बोलेंगे तो इंद्रावती है, पूर्व में बोलेंगे तो बोर्डिंग नदी है, और इसके उत्तर पूर्व में अगर बोलेंगे तो रावघाट की पहाड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे अबूझमाड़ का तात्पर्य अगर बोलेंगे, ठीक है, अबूझमाड़, इसका अगर मैं तात्पर्य बोलूँ, तात्पर्य तो क्या निकल कर आया? इसका अर्थ अनजान पर्वतीय क्षेत्र या ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जो अज्ञात है या अनजान है। ठीक है, तो आप कोई भी एक लिख लो या आप अपना मेरे से सुनकर अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अनजान पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में इसका अगर मैं विस्तार बोलूं तो कहाँ पे है? नारायणपुर। ठीक है, निर्माण मैंने क्या बताया इसका? निर्माण अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रेनाइट और नाइस या नीस सेल से। ठीक है, इसका उपनाम क्या बताया मैंने आपको? सीजी का चेरापूंजी। क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे सीजी की सर्वाधिक वर्षा यहीं होने के कारण याद रहेगा इतनी पॉइंट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यदि आपको पूछा जाए यहाँ पे वन, तो यहाँ पे क्या है? सागौन वन है। ठीक है, और यहाँ पे सीजी की सर्वोत्तम या सर्वोच्च आप लिख सकते हैं किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। सागौन वन पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र को मतलब अबूझमाड़ की पहाड़ी को इसे सागौन वनों का द्वीप भी कहते हैं। ये इसकी प्रसिद्धि कह रहे हैं, ये प्रसिद्धि आप लिख सकते हैं ना। ठीक है, सागौन वनों का द्वीप कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे मैंने ये इसकी दिशा विशा तो मैंने बता दिया, उसको मैं वापस नहीं लिखूंगी, ठीक है। अब यदि मैं इसकी घाटी बात करूँ, यहाँ पे कौन सी घाटी पाई जाती है, तो ये याद रखना, यहाँ पे खुरसेल घाटी पाई जाती है। खुरसेल घाटी, कौन सी घाटी पाई जाती है, खुरसेल घाटी पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है बोलेंगे तो याद रखना अबूझमाड़। कौन सी, अबूझमाड़। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घाटी बोलेगा तो खुरसेल घाटी, जनजाति बोलेगा तो अबूझमाड़, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। यदि यहाँ नदी की बात करें, नदी, तो यहाँ पे एक नदी पाई जाती है जाटलूर। हम नदी वाले सेक्शन में इस नदी के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। जाटलूर नदी पाई जाती है। इस नदी की एक खास विशेषता है, वो आपको ध्यान रखना है, वो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, कि इस नदी में मतलब यहाँ इस नदी के बारे में मैं बता रही हूँ, यहाँ नैसर्गिक तौर पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसे स्टार मार्क डाल लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम एक विशेष करके लिख लीजिए, विशेष करके लिख लीजिए। एक घाटी है जिसका नाम है सोनपुर की घाटी। कौन सी घाटी है, सोनपुर की घाटी। ये जो सोनपुर की घाटी है, ये मान लीजिए आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी है, ठीक है। तो ये जो सोनपुर की जो घाटी है, ये अबूझमाड़ को दो भागों में बांटती है, ठीक है। मतलब उत्तरी सीमावर्ती भाग को जो शेष भाग है उससे अलग करती है। मैंने क्या बताया, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी है, और मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी है। ये पहाड़ी कौन सी है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। यहाँ पे हो क्या रहा है, इस अबूझमाड़ की पहाड़ी को ये दो भागों में बांट रहा है। ये उत्तरी सीमावर्ती भाग हो गया और ये शेष भाग हो गया। तो ये कौन कौन बांट रहा है इसको, सोनपुर की घाटी, याद रहेगा, ठीक है। ये उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है और ये मेरा शेष भाग है, इन दोनों को अलग कर रही है, दक्षिण भाग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन अलग कर रहा है, सोनपुर की घाटी अलग कर रही है, याद रहेगा। एक पॉइंट विशेष में और याद रखना कि बस्तर के पठार का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र अगर बोलेंगे तो कौन सा है, आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी है, ठीक है। तो बस्तर के पठार का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है बस्तर के पठार, या फिर यहाँ पे बोल सकते हो दंडकारण्य, ठीक है। बस्तर के पठार का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र, याद रहेगा। एक पॉइंट और हम देख लेते हैं, ये जो पहाड़ी है इसकी उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया और पूर्वी सीमा। कौन सा सीमा बोले मैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिणी सीमा हो गया और ये पूर्वी सीमा हो गया। इस सीमा पर धारवाड़ और कुड़प्पा सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है, धारवाड़ तो पूरा दंडकारण्य में है, लेकिन मैं इसकी जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे धारवाड़ और कौन सा, कुड़प्पा सेल पाई जाती है। ये किसके बारे में मैंने बताया, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। ये उत्तर है और ये मेरा कौन सा है, दक्षिण है, और ये मेरा कौन सा है, पूर्व है। ये किसके बारे में बताया, अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में, ठीक है, पहाड़ी, ठीक है, याद रहेगा ये। अगला हम देख लेते हैं तीसरा हम देख लेते हैं बस्तर का पठार। तीसरा हम देख लेते हैं बस्तर का पठार। चलिए हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, बस्तर के पठार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यदि हम
बस्तर के पठार के बारे में देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा सा कांकेर वाला हिस्सा, मतलब इसका विस्तार दिख रहे हैं, ये कांकेर में दिखेगा। ये कोंडागांव, ये बस्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दंडकारण्य में भी थोड़ा सा, सॉरी दंतेवाड़ा, वो दंडकारण्य द से दंतेवाड़ा थोड़ा सा एक जैसा हो जाता है, तो यहाँ पे दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पूर्वी बीजापुर में देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा जो सुकमा का उत्तर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ मैंने बोला, तो यहाँ पे देखेंगे कांकेर, फिर यहाँ पे कोंडागांव, यहाँ पे बस्तर, यहाँ पे आपका दंतेवाड़ा, और थोड़ा सा कहाँ पे सुकमा का उत्तरी हिस्सा, और यहाँ पे पूर्वी बीजापुर में देखने को मिलेगा। ये नारायणपुर वाला और ये बीजापुर वाला हिस्सा है, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पठार पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे राव घाट की पहाड़ी पाई जाती है, ये कहाँ पे मिलेगा, कांकेर में, ठीक है। यहीं से मैंने क्या कहा कि दुर्ग के जो भिलाई स्टील प्लांट है वहाँ पे आज के डेट में क्या कर रहे हैं, लौह अयस्क की पूर्ति की जा रही है। पहले कहाँ से किया जाता था, तो ये जो दंतेवाड़ा है यहाँ पे जो बेलाडीला की पहाड़ी है वहाँ से किया जाता था, ठीक है। उसके बाद में यहीं पे मलाज कुंड की पहाड़ी जो कि कहाँ पे है, आपका कांकेर में है। उसके बाद में ये जो केसकाल है यहाँ पे सॉरी कोंडागांव है, वहाँ पे आपको मिलेगा केसकाल घाटी। इस केसकाल घाटी का कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कि इसको तेलिन घाटी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, 12 भावर घाटी भी बोलते हैं। ये याद रखना, 12 भावर घाटी पूछा गया क्वेश्चन, 12 भावर घाटी किसे कहते हैं, तो याद रखना केसकाल घाटी को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुकमा वाला आएंगे तो यहाँ पे झीरम घाटी है। ये वही झीरम घाटी है जहाँ पे कहते हैं कई नक्सलों के द्वारा जो कई कांग्रेसी नेता जो है वो मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे विंता घाटी और दरबा घाटी मिलेगा जो कि बस्तर में है। इसके अतिरिक्त कई छोटी छोटी घाटियाँ भी हैं, जैसे कि आरी डोंगर पहाड़ी है, ये आपको भानु प्रतापपुर कांकेर में देखने को मिलेगा। गड़िया पहाड़ है जो कि आपको कांकेर में देखने को मिलेगा। तो ये सब हम देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विस्तार देख लेते हैं। विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो कांकेर में है, और कहाँ पे है, कोंडागांव में है, और कहाँ पे है, यहाँ पे बस्तर में है, दंतेवाड़ा में है, और आपका उत्तर सुकमा में है, और पूर्वी बीजापुर, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर मैं बोलूं यहाँ पे शामिल क्षेत्र बोल सकते हैं, शामिल क्षेत्र, या फिर हम बोल सकते हैं इसके अंतर्गत आने वाले पठार, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ पठार के नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पठार आते हैं, तो यहाँ पे देख लो, अभी मैंने बताया राव घाट की पहाड़ी, ये कहाँ पे है, कांकेर में है। उसके बाद में सेकंड में बोलूँ तो मलाज कुंडम या मलाज कुंड की पहाड़ी, ये भी आपका कांकेर है। यहीं से दूध नदी का उद्गम होता है। मैं बोलते रहे, समझाते बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताती है, वो थोड़ा ध्यान से सुना करिए, ठीक है। उसके बाद में अगला है केसकाल घाटी, इसी को क्या बोलते हैं, तेलिन घाटी, और इसी को बोलते हैं 12 भावर घाटी, ठीक है। चौथा मैं बोलूं तो है मेरी झीरम घाटी, ये कोंडागांव में है ना, कोंडागांव। अगला मेरा है झीरम घाटी, ठीक है। ये कहाँ पे है, सुकमा। अगला मेरा है विंता घाटी या फिर दरभा घाटी, ये अलग अलग है इसलिए आप और लिख लीजिए, और, ठीक है, दरभा घाटी।
मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा, है ना। चलते हैं आगे, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप सब पॉइंट करके लिख सकते हैं। फर्स्ट मेरा हो गया राव घाट की पहाड़ी। तो जो विशेषताएं मैंने बताए हैं वो हम लिख लेते हैं। राव घाट की पहाड़ी, ठीक है, क्लियर हो गया। राव घाट की पहाड़ी। अगर इसकी स्थिति देखें, मतलब इसका लोकेशन बोले, जिला तो हमने बता लिया कांकेर, ठीक है। इसका लोकेशन देखें तो ये जो हमने अभी ये जो अबूझमाड़ की पहाड़ी हमने जो देखा है इसके उत्तर पूर्व में है, अभी हमने देखा था, ठीक है। अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है उसके उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राव घाट की पहाड़ी कहाँ पे है बोलेगा, तो इसकी स्थिति अगर बोलेंगे तो अबूझमाड़ की पहाड़ी के उत्तर पूर्व में, अभी हमने देखा था उत्तर पूर्व में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर निक्षेप बोलेंगे, ठीक है, किसका निक्षेप है बोलेंगे तो 6 विभिन्न निक्षेप है यहाँ पे, और किसका है वो लौह अयस्क का। 6 विभिन्न निक्षेप है, 6 विभिन्न निक्षेप पाए गए हैं, और वो किसका है लौह अयस्क का, लौह अयस्क, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे विशेष एक पॉइंट बोलेंगे तो यही लौह अयस्क के बारे में एक विशेष बातें हैं, विशेष पॉइंट है कि यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट जो कि दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है को लौह अयस्क की पूर्ति की जाती है, ठीक है, की जाती है या की जा रही है, ठीक है। बी हम देख लेते हैं आरी डोंगर, आरी डोंगर, ठीक है, पहाड़ी। ये कहाँ पे है बोलेंगे, इसका अगर कौन कौन सी जगह पे है, मुख्य रूप से तो कांकेर जिला पे है, लेकिन कहाँ कहाँ पे है अगर बोलेंगे, मतलब जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ पे है अगर बोलेंगे तो ये है भानु प्रतापपुर, जो कि कांकेर जिला में आता है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे अगर हम खनिज की बात करें तो यहाँ पे भी लौह अयस्क पाए जाते हैं, ये याद रखना, लौह अयस्क, इसी के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला मैं बोलूँ, ठीक है, सी पॉइंट तो है ये गड़िया पहाड़, ठीक है, गड़िया पहाड़, ये भी मेरा कांकेर में है। यहाँ पे याद रखना, ये जो गड़िया पहाड़ है यहाँ पे सितंबर माह में गड़िया महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। महोत्सव की बात करें तो सितंबर माह में गड़िया महोत्सव मनाया जाता है, याद रहेगा। अगला हम देखें डी पॉइंट तो हमारा है मलाज, मलाज कुंडम पहाड़ी, ठीक है, मलाज कुंडम पहाड़ी, ये देख सकते हैं मलाज कुंडम पहाड़ी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मलाज कुंडम जो पहाड़ी है ये भी कांकेर में है, और यहाँ से एक नदी का उद्गम हो रहा है, किसका, दूध नदी का, अभी मैंने बताया था। और यहाँ पे एक जलप्रपात है, वो इसी के नाम पर है, कौन सा, मलाज कुंडम जलप्रपात, इसी नदी पर बनता है, ठीक है, याद रहेगा। अगला हम देख लेते हैं ई पॉइंट, ठीक है, केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, केशकाल घाटी, ये कहाँ पे है बोलेगा तो
कोंडागांव में है, कोंडागांव, ठीक है। अगर इसके बारे में बोले तो इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, मतलब इसका उपनाम बोल सकते हैं, उपनाम, बस्तर का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, ठीक है। याद रहेगा, यहाँ पे घाटी पाई जाती है, ठीक है। एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है तेलिन घाटी, तेलिन, ये त है ना, तेलिन घाटी, ठीक है। ये कहाँ पे है? कोंडागांव में ही है, ठीक है। कौन सी? तेलिन घाटी, ठीक है। ये अलग भी बताते हैं, कभी एक भी बताते हैं, लेकिन है ये तेलिन घाटी कोंडागांव में है, ठीक है। और यहाँ तेलिन माता का मंदिर है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर तेलिन घाटी ये रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष तेलिन माता महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहाँ प्रतिवर्ष, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तेलिन माता का मंदिर कहाँ है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, तो कितनी बार स्टार डालूंगी, इसलिए पहले ही डाल दिया, ठीक है। प्रतिवर्ष, ठीक है, तेलिन माता का महोत्सव मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। दूसरा मैं बोलूँ यहाँ पे, एक तो हमने देख लिया कि यहाँ पे तेलिन घाटी है, क्या देख लिया हमने यहाँ पे? तेलिन घाटी, ये पॉइंट देखा, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे है केशकाल घाटी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट डाल दिया है, ठीक है। कौन सी घाटी मेरी? तेलिन घाटी है, ठीक है। यदि मैं इसका उपनाम बोलूँ, या ये जो प्रसिद्ध है उसके लिए बात करूं, तो ये फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीजी व्यापम, ठीक है। अब मैंने सीजी व्यापम क्यों लिया है, तो देखो दो बातें याद रखना। सीजी व्यापम में एक क्वेश्चन आया था कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो ऑप्शन लिया था केशकाल घाटी। सीजीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था फूलों की घाटी के लिए कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रसिद्ध पूछा था, यहाँ पे सिर्फ घाटी पूछा था। तो फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? आपका जसपुर, ठीक है। जसपुर में लोरो घाटी प्रसिद्ध है, जसपुर में जो लोरो घाटी पड़े थे वो प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों अंतर याद रखना, ठीक है। उसके बाद में और कुछ पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में बात करें तो केशकाल घाटी को सीजी का जल विभाजक पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसे बोल सकते हो, या फिर जल विभाजक, ठीक है, जल विभाजक, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर ऐसे लिख सकते हैं जल विभाजक पर्वत कहते हैं किसका? सीजी का, ठीक है। जल विभाजक के बारे में देख लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सीजी का जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट कि क्यों इसको जल विभाजक पर्वत कहते हैं, ये भी तो बात आएगा भाई, किसी न किसी के बीच में तो ये जल विभाजक कर रहा होगा, तभी जल विभाजक पर्वत कह रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये महानदी, ये सेकंड पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है जो जल विभाजक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। महानदी अपवाह तंत्र और इंद्रावती अपवाह तंत्र, ठीक है, इसके बीच में जल विभाजक है। तो महानदी अपवाह तंत्र बोलेंगे तो ये कहाँ पे है?
तो महानदी अपवाह तंत्र जो है वो केशकाल घाटी को, मतलब यहाँ केशकाल घाटी को जल विभाजक पर्वत कहा जा रहा है, तो जो केशकाल घाटी है उसके उत्तर में देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पे है? उत्तर में है। और जो ये देखने को मिलेगा इंद्रावती अपवाह तंत्र, ये कहाँ पे मिलेगा? दक्षिण में। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रही है? जैसे कि ये मेरा केशकाल घाटी है, ये मेरा क्या है? केशकाल घाटी है, केशकाल घाटी है। ठीक है, तो आपको उत्तर में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महानदी अपवाह तंत्र। और ये इधर, और इधर दक्षिण में क्या देखने को मिलेगा? इंद्रावती अपवाह तंत्र। अब यहाँ पे अगर इंद्रावती अपवाह तंत्र के जगह पे, यदि इसके जगह पे बोल देगा गोदावरी, गोदावरी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, तो ये भी सही है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि गोदावरी नदी में ही जाकर मिल जाती है इंद्रावती नदी। ठीक है, तो ये किसके मध्य में जल विभाजक है? जल विभाजक पर्वत है महानदी अपवाह तंत्र और इंद्रावती अपवाह तंत्र के बीच में बोलेगा तो सही है। महानदी किस दिशा में बोलेगा तो इस जो घाटी है उसके उत्तर में है, और जो इंद्रावती है वो इसके दक्षिण में है। ठीक है, इंद्रावती की जगह अगर गोदावरी अपवाह तंत्र बोलेगा तो भी ये सही है, याद रहेगा ये। चलते हैं हम आगे। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। केशकाल घाटी याद रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपके पड़ेगा केशकाल घाटी, यहाँ पे आपका क्या पड़ेगा? केशकाल घाटी पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब यही केशकाल घाटी है आपका। तो ये जो केशकाल घाटी है कहाँ पे? कोंडा गांव पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो आपका सीजी बेसिन पड़ता है, छत्तीसगढ़ बेसिन। यहाँ पे कौन सा पड़ता है? छत्तीसगढ़ बेसिन। और यहाँ पे क्या पड़ता है? बस्तर का पठार। ठीक है, बस्तर पठार। तो याद रखना जो आपका केशकाल घाटी है वो सीजी बेसिन और बस्तर पठार के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको सीजी बेसिन, यहाँ पे मिलेगा बस्तर का पठार। तो इनके बीच में सीमा कौन बनाती है बोलेगा तो केशकाल घाटी बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे खनिज जो है ना वो बॉक्साइट पाई जाती है, और यहाँ पे वन पाया जाता है तो वो सालवन पाए जाते हैं, याद रखना। अब जो शब्द मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि सीजी बेसिन और बस्तर पठार, बस्तर पठार, ठीक है, के बीच सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, मैंने ये बताया। इसके अतिरिक्त मैंने क्या बताया? खनिज, यहाँ पे कौन सा है? बॉक्साइट है। इसके अतिरिक्त मैंने क्या बताया? यहाँ पे वन बोलेंगे तो कौन सा है? साल, याद रहेगा ये। अब हम अगला देख लेते हैं, हमारा चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट देख लेते हैं, बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान। ठीक है, ये देख लेते हैं। थोड़ा सा और है फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं बस्तर का मैदान। ठीक है, बस्तर के मैदान की बात बोले, ये कहाँ पे विस्तार है इसका बोलेंगे तो अगर आप ये देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वो बीजापुर आता है, ये आपका आता है सुकमा। ठीक है, ये कौन सा आता है आपका? जिसमें हमने उत्तर सुकमा तो हमने इसमें पढ़ लिया था, बस्तर के पठार में उत्तर सुकमा पढ़ लिया था। तो यहाँ पे कौन सा बचेगा? दक्षिण सुकमा। सुकमा का कौन सा हिस्सा बनेगा? दक्षिण। उत्तर तो बस्तर के पठार में आ गए थे तो दक्षिण सुकमा यहाँ पे आएगा। ठीक है, और बीजापुर का कौन सा हिस्सा आता है? पश्चिमी बीजापुर। ठीक है, कौन सा वाला हिस्सा आता है? पश्चिमी बीजापुर, ये यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ पहाड़ी देखें तो यहाँ पे उसूर की पहाड़ी, अलबामा हिल्स, अलबका की पहाड़ी आता है। इसके अतिरिक्त गोलापल्ली की पहाड़ी भी आता है। इसे याद रखना है तो सिंपल से याद रख लीजिए, उसूर, अलबामा, अलबका। मुझे ऐसे ही याद रहता है, उसूर, अलबामा, अलबका। ठीक है, आप ऐसे ही फास्ट पढ़ेंगे तो याद रखेगा। अलग से आप याद कर सकते हैं गोलापल्ली की पहाड़ी, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया? पहला पॉइंट बताया विस्तार। ठीक है, पहला मैंने कौन सा पॉइंट बताया? विस्तार, विस्तार। ठीक है, कहाँ पे मैंने बताया? एक तो मैंने बताया दक्षिणी
सुकमा, और दूसरा मैंने क्या बताया, पश्चिमी बीजापुर। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ पहाड़ी बताई। ठीक है, कौन कौन सी मैंने यहाँ पे पहाड़ी बताई है, तो यहाँ पे उसूर की पहाड़ी, उसके बाद में मैंने बताया अलबामा हिल्स, और बताया अल बका की पहाड़ी। ठीक है, आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं, उसूर, अलबामा, अलबका, मैं इसको ऐसे ही याद रखी हुई हूँ। ठीक है, एक अन्य है आपका गोला पल्ली की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सब पॉइंट देख लेते हैं हम, उसूर की पहाड़ी। उसूर की पहाड़ी, ये हम पहला सब पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, ये अगर कहाँ पे है बोलेंगे तो जो बीजापुर तहसील है उसके पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी वाला हिस्सा आ रहा है, तो ये हाँ अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं, इस पहाड़ी की अगर स्थिति की बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, स्थिति मतलब लोकेशन, तो ये कहाँ पे है, बीजापुर, बीजापुर तहसील के पश्चिम में, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बोलूं तो इसका निर्माण जो है वो कुड़प्पा सेल से हुआ है। इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है बोलेंगे तो कुड़प्पा सेल, कुड़प्पा सेल से हुआ है, याद रहेगा, कुड़प्पा सेल से हुआ है। अगला हम देख लेते हैं हमारा बी पॉइंट। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, गोला पल्ली की पहाड़ी, की पहाड़ी। ठीक है, तो ये जो आपका गोलापल्ली की पहाड़ी है, यदि मैं इसकी स्थिति की बात करूं, ठीक है, गोलापल्ली की पहाड़ी की स्थिति की बात करूं, मतलब इसके लोकेशन की बात करूं, तो ये कहाँ पे है, कुंटा तहसील। कुंटा तहसील मतलब ये कौन से जिला में आता है, सुकमा में आता है, इसके दक्षिण दिशा में है। क्यों, क्योंकि बस्तर का पठार जो है वो दक्षिणी सुकमा में है। ठीक है, तो ये कौन सा है, कहाँ पे है, ये कोंटा तहसील, तहसील, और ये कहाँ पे है, दक्षिण सुकमा। ठीक है, इस ज़िले में है। और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 950 मीटर है, लगभग इतना ही है। ठीक है, इसके बाद में मैं बोलूं तो अलबका, अलबका की पहाड़ी, ये कहाँ पे है, सिर्फ इसकी लोकेशन जान लीजिए, ये कहाँ पे है बोलेगा तो ये बीजापुर में है, बीजापुर में है। ठीक है, उसके बाद में अगला हम देख लेते हैं डी, अलबका हो गया तो अलबामा हिल्स। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बीजापुर के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, इसकी अगर मैं स्थिति बात करूं, स्थिति, तो ये बीजापुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में एक हम ई पॉइंट देख लेते हैं, इसमें गोदावरी का मैदान, गोदावरी का मैदान क्योंकि यहाँ पे गोदावरी अफवाह तंत्र भी है। ठीक है, इंद्रावती अफवाह तंत्र या फिर गोदावरी अफवाह तंत्र। ठीक है, तो फिर यहाँ पे गोदावरी का मैदान भी है। इसको हम, इसका अन्य नाम है या उपनाम बोल सकते हैं उर्मिल बेसिन, पूछा गया है, उर्मिल बेसिन के बारे में पूछा गया है, याद रखना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका विस्तार कहाँ पे है, यदि इसके विस्तार की बात करें
तो उत्तर में बीजापुर तहसील से दक्षिण में कोंटा तहसील तक है। कहाँ पे है इसका विस्तार? उत्तर में बीजापुर तहसील से दक्षिण में कोंटा तहसील तक। याद रहेगा। यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 300 मीटर से कम, मतलब बहुत कम है इसकी ऊंचाई जो है। यदि इसकी स्थिति, मतलब ये जो गोदावरी का मैदान है वो कहाँ पे स्थित है अगर बात करेंगे तो ये जो है वो गोदावरी और जो सबरी नदी है उसके मध्य का जो क्षेत्र है उसी को बोलते हैं गोदावरी का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गोदावरी एवं सबरी नदी के मध्य का क्षेत्र। याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अगर हम खनिज की बात करें, खनिज, तो यहाँ पे टीन की प्राप्ति होती है, टीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो सबरी घाटी का जो मैदान है यहाँ पे जो मिट्टी है ना वो लाल दोमट मिट्टी है। तो यहाँ पे एक विशेष करके याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ही पड़ेगा सबरी घाटी के मैदान की मिट्टी कैसी है? लाल दोमट है। ठीक है, लाल दोमट है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है पता है? ये लाल दोमट मिट्टी जो है ना वो अनुपजाऊ है, ये याद रहेगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं यहीं पे आपका सुकमा जिला पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा आपका सुकमा जिला। इस सुकमा जिला में जो मिट्टी पड़ रही है, सुकमा जिले में ही आपकी कौन सी नदी आ रही है? सबरी नदी आ रही है। और इसी सबरी नदी पे जो घाटी बन रही है वो कौन सी बन रही है? सबरी घाटी का मैदान बन रहा है। और यहाँ पे जो ये लाल दोमट मिट्टी जो पाई जाती है वो कैसी है? अनुपजाऊ है, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये पॉइंट तो कंप्लीट हुआ, लेकिन मेरे को कुछ पॉइंट आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख सकते हैं जो मैं अब बता रही हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण, ऐसे मैं लिख देती हूँ, महत्वपूर्ण। यहाँ पे आपका जो है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन कंप्लीट हुआ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सब पॉइंट है वो आप याद रखना। ठीक है, पहला है मेरा पहला महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख रहे हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 प्राकृतिक विभाजन, हमने छत्तीसगढ़ को 4 भागों में हमने बांटा। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत उसमें मेरा एक जो हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा था जसपुर सामरी पाट प्रदेश। कौन सा देखा था हमने? जसपुर। यहाँ पे आप पहला लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे अगर बोलेंगे कौन सा अपवाह तंत्र है तो यहाँ पे याद रखना महानदी, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं ईब नदी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ईब नदी, या फिर बोल सकते हैं शंख नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं, पूर्वी बघेल खंड का पठार। यहाँ पे अगर अपवाह तंत्र की बात करेगा तो आपका सोन या गंगा अपवाह तंत्र। अभी देखो जो आपका एडीयू या एडीआई का पेपर हुआ है ना, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये अपवाह तंत्र वाले जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा अगर हम बोलेंगे तो
सीजी, ठीक है, का मैदान, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे तो कौन सा है, महानदी, अपवाह तंत्र। चौथा अगर हम बोलेंगे तो चौथा तो मैंने अभी बताया है, तो बताने की ज़रूरत है क्या, शायद बताया कि नहीं बताया मुझे नहीं पता। चौथा अगर हम बोलेंगे तो दंडकारण्य है, ठीक है। चौथा अगर हम बोलेंगे तो दंडकारण्य है, और यहाँ पे इंद्रावती या गोदावरी अपवाह तंत्र पाई जाती है, ठीक है। कौन सी, इंद्रावती या गोदावरी अपवाह तंत्र। अगला हम देख लेते हैं जल विभाजक, ये भी स्टार मार्क डाल दीजिए, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं जल विभाजक, जल विभाजक, ठीक है। मैंने आपको 2 जल विभाजक बता दिए हैं, कौन कौन से बताया, एक तो केशकाल पर्वत वाला अभी मैंने बताया, दूसरा मैंने मैकल पर्वत वाला बताया कि शिवनाथ और वेनगंगा नदी को अलग करती है, ठीक है। शिवनाथ और वेनगंगा नदी को अलग करती है, मैकल वाला बताया था। अब ये मेरा तीसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट मैंने बता चुका है, तीसरा पॉइंट मतलब अभी यहाँ के लिए पहला पॉइंट है, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है ये किसको अलग करती है, गोपद व रिहंद के मध्य है, ठीक है। गोपद और रिहंद के मध्य है देवगढ़ की पहाड़ी, मतलब गोपद और रिहंद को अलग करती है। ये मैंने आपको कहाँ बताया था, तो याद करिए पूर्वी बघेलखंड का जो पठार हमने देखे थे, यहाँ पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, इसी भाग में हमने चांग बखार की पहाड़ी देखा था, जिसमें हमने 3 श्रेणी पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था चांग बखार की पहाड़ी, दूसरा हमने देवगढ़ की पहाड़ी, और तीसरा हमने कैमूर पर्वत। तो वहीं पे हमने पढ़ा था देवगढ़ की पहाड़ी। और ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है वो किसे अलग करता है बोलेगा तो गोपद और रिहंद नदी को, ठीक है। तो ये किसे अलग करता है, गोपद व रिहंद नदी को, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा हम देख लेते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी या श्रृंखला, ठीक है। ये किसे अलग करता है बोलेंगे, अभी मैंने बताया इसी चांग बखार की पहाड़ी पर एक और पर्वत श्रृंखला थी, कौन सी, कैमूर पर्वत श्रृंखला। ये किसे अलग करता है, तो सोन गंगा नदी को महानदी से, ठीक है, याद रखना, सोन गंगा व महानदी को, महानदी, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं तीसरा पॉइंट भी लिख देती हूँ, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी, ठीक है। मैकल श्रेणी किसे अलग करती है, तो मैकल श्रेणी के बारे में मैंने अभी बताया कि शिवनाथ नदी, शिवनाथ व वेनगंगा नदी को, वेनगंगा नदी महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है, वेनगंगा नदी, ठीक है। उसके बाद में ये सारी नदियां हैं ना। फिर चौथा अगर मैं बोलूं तो आपका केशकाल घाटी। देखो ये सारे ही जल विभाजित करते, लेकिन जल विभाजित पर्वत बोलेंगे तो केशकाल घाटी को कहते हैं, और इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है, बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, याद रखना। ये अलग करती है महानदी व इंद्रावती नदी या अपवाह तंत्र, या फिर बोल सकते हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को अलग करती है, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन की जो क्लास है वो कंप्लीट हुई। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।